अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मुझे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हुए 11 साल हो गए। इन 11 सालों में मैंने अच्छा वक्त भी देखा और बुरा वक्त भी देखा। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन 11 सालों में ऐसी कौन सी गलतियां जो मैं समझता हूं अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नहीं करता, और वो स्ट्रेटेजीज जो मैंने अपनाई जिनसे मुझे फायदा हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा। उम्मीद है कि आप भी इससे कुछ सीखेंगे और इंशाल्लाह अपनी स्ट्रेटेजीज को रिफाइन करके और बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, पहले मैं आपसे शेयर करूंगा वो मिस्टेक जिनकी वजह से मुझे लॉस हुआ, और अगर मैं आज स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल पहला दिन मेरा होता तो मैं ये गलतियां कभी भी नहीं करता। और आपको ये मिस्टेक्स बताने का मकसद ही यही है कि अगर आप फिलहाल स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो अभी या फ्यूचर में, या अभी अभी आपने स्टार्ट किया हो कुछ महीनों पहले, तो आप इन मिस्टेक्स से सीखें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में ये मिस्टेक्स ना करें। तो दोस्तों, पहली मिस्टेक जो मैंने की अपने, वो भी बहुत शुरू में जब मैंने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लिया था इन्वेस्टिंग का स्टॉक एक्सचेंज में, वो ये थी कि मैं जो भी शेयर खरीदता वो 5 से 10 रुपए अगर मुझे ऊपर मिल रहे होते तो मैं बेच देता। अब ऊपर से तो ये लगता है कि ये स्ट्रेटेजी बेहतरीन थी आपके लिए, लेकिन यकीन जानिए होता ये है कि जल्दबाजी में, या कह लें आपको शॉर्ट टर्म थिंकिंग की वजह से, आप समझते हो यार अभी 10-15 रुपए ये प्रॉफिट ले लो, स्टॉक नीचे करेक्शन करके वापस आ जाएगा उस लेवल पे जिस पे आपने परचेज किया था, तो आप फिर से उठा लेना, और इसी तरीके से आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और आपकी परचेजिंग भी उस लेवल पे वापस हो जाएगी जिस लेवल पे आपने एंट्री ली। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ये 10 में से 2 या 3 दफा तो हो जाए, लेकिन कभी भी अगर आप अच्छी कंपनी का शेयर खरीदोगे, एक दफा अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ गए और वो ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर देता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि वो करेक्शन लेके वापस उस लेवल पे आए जो उसने कुछ अरसे पहले अचीव किया था। क्योंकि देखिए, एक तो उसने रिजल्ट्स अच्छे दे दिए, कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हो, और मार्केट में लोग अमूमन इन्वेस्टर ऐसे शेयर्स फिर बेचते भी नहीं है, क्योंकि जब तक बेचेंगे नहीं तो प्राइस लेवल नीचे नहीं आएगा। और आप जिस तरह मैं फंस गया था, इसी तरह मेरे साथ हुआ। मैंने एक शेयर खरीदा और मुझे 10-12 रुपए मिल रहे थे कुछ ही अरसे में, तो मैंने वो सेल कर दिया इसी चक्कर में कि भाई अभी आ जाएगा नीचे, मैं फिर खरीद लूंगा, लेकिन वापस वो लेवल उस शेयर का नहीं आया, और मुझे वही शेयर अपने अपने तो 10 रुपए जो ऊपर गए वो तो गए, उसके बाद वो मजीद भी ऊपर गया, मुझे सीढ़ी चढ़ के लेना पड़ा, और उस वक्त उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं 20-25 रुपए, या अगर कोई शेयर इतना बढ़ जाए तो थोड़ी बहुत करेक्शन उसमें आ जाती है, लेकिन ओरिजिनल आपकी प्राइस पे उसको पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे सबक ये सीखना है कि अगर आपने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर खरीदा है तो इतना जल्दी बेचना जो है ना, आपके लिए लॉन्ग टर्म फायदेमंद नहीं होगा। तो दूसरी मिस्टेक जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि मैंने जब शेयर्स खरीदे तो मैंने डिविडेंड देने वाले शेयर्स कम खरीदे, और वो शेयर्स मैंने उस शेयर्स को मैंने ज्यादा तरजीह दी जिसपे कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा हो, मतलब कि उसकी प्राइस का फायदे का चांस ज्यादा नजर आ रहा हो, लेकिन उनका डिविडेंड की कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं थी। अब इसमें देखें, प्रॉब्लम ये आएगा आपको कि अगर आप डिविडेंड्स वाले शेयर्स कम खरीदें तो जब भी आपकी मार्केट स्लो डाउन हो जाएगी या साइडवेज, मतलब ना ज्यादा ऊपर जाए ना ज्यादा नीचे जाए, तो उस वक्त जो डिविडेंड देने वाले शेयर होते हैं वो आपके लिए एक नेमत साबित हो। क्यों? क्योंकि देखें, आपने कोई ऐसे कंपनीज का शेयर खरीदा जिसकी हिस्ट्री है कि वो 8 से 10% या 10% से ज्यादा डिविडेंड देता रहता है पर ईयर। तो अगर आपके पास उसका जब डिविडेंड आएगा, एक तो आपके पास कैश हाथ में आ गया, सबसे बड़ी बात, आपका पोर्टफोलियो भी नेट पॉजिटिव होगा। कैश आने की सूरत में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप उसको उसी शेयर में री इन्वेस्ट भी कर सकते हो, अपनी वेल्थ भी बढ़ा सकते हो, और अगर मार्केट में कोई और अपॉर्चुनिटी हो कोई अंडर वैल्यूड शेयर की, तो आप वो भी खरीद सकते हो। तो इतना बड़ा फायदा होता है। शुरू में नजर नहीं आता क्योंकि डिविडेंड एकदम से तो नहीं देगा। आज आपने खरीदा, हो सकता है कुछ अगर उसके रिजल्ट अभी अभी अनाउंस हुए तो उसने आपको डिविडेंड मिल गया महीने 2 महीने में। ज्यादातर ये होगा कि 6 महीने साल बाद ही आपको डिविडेंड मिलता है, तो लोग तरजीह नहीं देते। मैंने भी तरजीह नहीं दी। मैं शुरू में अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो मैंने भी प्रायोरिटी पे ऐसे शेयर्स को नहीं रखा। उसमें हुआ ये कि जब मार्केट ज्यादा बढ़ नहीं रही थी और कुछ अर्से तक समझे एक ही लेवल पे रहती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आ जाती है, फिर थोड़ा नीचे होकर फिर अपने उसी लेवल पे आ जाती है, उस वक्त अगर आपके पास डिविडेंड आ रहे हो शेयर्स के, तो एक तो कैश फ्लो इनकम भी आ रही है आपके पास, और सेकेंडली आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, आप फंस नहीं जाते। तीसरी दोस्तों गलती जो मैं कहूंगा वो सबसे बड़ी गलती है, और मैंने तो की है गलती, और मैं अभी लॉस भी किया इसकी वजह से, और मैं देखता हूं कि अमूमन नए इन्वेस्टर्स ये गलतियां करते ही रहते हैं। वो ये कि जिस कंपनी का शेयर खरीदने जाते हैं हम लोग, उसका बिजनेस मॉडल स्टडी नहीं करते। अब बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल मतलब कि एक कंपनी वो अपने रॉ मटेरियल कहां से सोर्स करती है, किस तरह वो रॉ मटेरियल उसकी फैक्ट्री में पहुंचता है, उसके प्रोडक्शन के प्रोसेसेस क्या है, और फिर अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह सेल होता है। अब मेरे साथ हुआ ये कि मैंने एक बहुत ही अच्छी कंपनी का शेयर खरीदा, बहुत बड़े ग्रुप की एक कंपनी थी, और हर कोई उस पर बुलिश था। हर ब्रोकर, हर जिधर भी आप देखें उसको, जिस तरफ भी आप देखें उसकी पॉजिटिव न्यूज थी, अंडर वैल्यूड भी था। लेकिन अब मैंने भी इसी तरह सिर्फ सुना और बहुत सरसरी से रिसर्च की। मैंने बोला यार अच्छा है, इसको खरीद लेते हैं। अब हुआ ये कि उसका जो रॉ मटेरियल था वो था इम्पोर्टेड, और आपको पता है हमारे मुल्क में जो
डॉलर की वैल्यू है ओवर टाइम बढ़ती ही रहती है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है। तो उस वक्त भी यही हुआ, डॉलर बढ़ गया तो एकदम से जो है उस शेयर की प्राइस नीचे आ गई। अब ये ऐसा इम्पैक्ट था कि ये इससे कंपनी 6 महीने साल में तो रिकवर कर नहीं सकती थी, तो मुझे इवेंचुअली वो शेयर लॉस में ही बेचना पड़ा। तो समझे मेरा जो कैपिटल है वो भी रिड्यूस हो गया। तो जब भी आप कोई शेयर खरीदने जाएं किसी भी कंपनी का, उसको थॉरली रिसर्च करें, उसके बिजनेस मॉडल को खासकर देखें कि वो किस तरह कंपनी ऑपरेट कर रही है, उसके क्या प्रोसेसेस हैं बैक एंड पे, जिसके पूरे करने के बाद उसका प्रोडक्ट मार्केट में आता है और किस तरह सेल होता है। ये सब चीजें आप स्टडी करेंगे तो आपको पोटेंशियल वीकनेस नजर आएगी, और हो सकता है कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी जो कंपनी का शेयर आप खरीदने जा रहे हो नजर आए। तो इस गलती को आप ना करें। अब दोस्तों मैं आपसे 3 वो डिसीजंस जिसने मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी दिया, लॉन्ग टर्म मेरे कैपिटल को भी स्टेबल रखा, और मुझे मजीद कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अपने पोर्टफोलियो को या अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊं। तो आइए अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो 3 प्रॉफिटेबल डिसीजन। तो दोस्तों पहला प्रॉफिटेबल डिसीजन या स्ट्रेटेजी जो मेरे लिए बहुत अच्छी रही वो ये कि मैंने कभी भी 1 या 2 कंपनी के शेयर्स खरीद के बैठ नहीं गया। मैंने हमेशा 5 या 6 से ज्यादा कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया और कोशिश की कि अलग अलग सेक्टर्स में मैंने इन्वेस्टमेंट की। अब इसको इन्वेस्टमेंट की जबान में कहते हैं डाइवर्स पोर्टफोलियो। डाइवर्स पोर्टफोलियो का इतना बड़ा फायदा है, अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी, या आपको थोड़ा बहुत टाइम भी हो गया और अभी आपने इतने 1 या 2 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, तो अगर आप मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। तमाम बड़े इंस्टीट्यूशन, तमाम बड़े इन्वेस्टर्स इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। वो कभी भी 1 या 2 या 4 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि 20 से 25 से पता नहीं कितनी ज्यादा, आप मतलब जितने भी मैं ऊपर जाऊं उनके पोर्टफोलियो में आप हमेशा पाएंगे कि 25 से 30 कंपनीज होंगी और अलग अलग सेक्टर्स में होगी। वैसे 25-30 कंपनीज तो मुश्किल है कि पाकिस्तान में किसी एक सेक्टर में हो। तो इस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे होता ये है कि देखें, इकोनॉमी जो होती है किसी भी मुल्क की, उसमें ऑब्वियसली कभी एक पार्ट जो होता है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऊपर जा रहा है तो हो सकता है रिटेल सेक्टर नीचे आ रहा है, और हो सकता है कि अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ रही हो लेकिन मीडियम साइज जो कंपनीज है वो अच्छा ना परफॉर्म कर रही हो इकोनॉमी में। तो ऐसे टाइम पे जब आप देखते हो तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ कंपनीज होती हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आपको नेट पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको ओरिजिनल प्राइस से शायद नीचे आ जाती हैं थोड़ा सा और आपको नेट लॉस दे रही होती है। लेकिन जब आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखते हो तो आप मोस्टली या तो प्रॉफिट की तरफ होगे या नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में होंगे। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है डाइवर्स पोर्टफोलियो। कभी भी एक जगह पे अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ना डालें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो शेयर ऊपर या नीचे हो गया तो आप फंस जाओगे और फिर आप या तो लॉस में ही निकलोगे उस कंपनी से, या फिर आप लॉन्ग टर्म आपको जो है ना आप और अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर लेंगे। दोस्तों दूसरी जो स्ट्रेटेजी जो मुझे बहुत फायदेमंद साबित हुई मेरे लिए, जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी, किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, अगर मुझे कभी याद आए तो मैं जरूर लिंक, या तो लिंक मैं नाम दे दूंगा या फिर किसी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो वो स्ट्रेटेजी ये है, ये थी कि मैंने कभी भी एक साथ जो मेरा इन्वेस्टमेंट टारगेट था, मिसाल के तौर पे अगर मैंने 5 कंपनीज के शेयर्स को टारगेट किया है कि मैं सारी कंपनी के 1000 शेयर खरीदूंगा, तो मैंने कभी 5000 शेयर एक साथ नहीं खरीदे। इवन मैंने एक कंपनी के 1000 शेयर भी एक ही दिन पे नहीं खरीदे। मैं क्या करता था कि भाई अगर मेरे पास लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो मैं पहले दिन कोशिश करता था कि 15,000, 20,000, 25,000 इतने इन्वेस्ट करूं, और फिर मैं थोड़ा सा वेट कर लूं कुछ घंटों का, एक आध दिन का, कि देखते हैं मार्केट किस तरफ जा रही है। तो अगर मार्केट नीचे हो जाती है तो मैं फिर नीचे और परचेजिंग कर लेता था। अगर मार्केट थोड़ी सी ऊपर भी चली जाए तो फिर भी मैं थोड़े थोड़े शेयर ऊपर खरीद लेता था। इससे मेरी एवरेज कॉस्ट जो है वो बेहतर आती थी बनिस्बत इसके कि मैं एक साथ सारे अगर शेयर खरीद लेता। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि एवरेजिंग जब आपकी अच्छी बेहतर हो जाएगी तो अगर मार्केट आप थोड़ा सा अनफेवरेबल हो जाए आपके लिए, तो आपको कभी भी जो लॉस होगा उतना नहीं होगा अगर आप एक साथ शेयर खरीद, तो आप नेट बेहतर पोजीशन में ही रहेंगे। और अगर आपके पूरे पैसे अंदर इन्वेस्ट नहीं हुए तो अगर नीचे के लेवल पे आपको प्राइस मिलती है तो आप और शेयर्स भी खरीद। इसी तरीके से जब मैं शेयर्स बेचने जाता था तो एक साथ कोशिश करता था कि मैं सारे शेयर्स ना बेचूं, स्टेप वाइज शेयर्स बेचूं, क्योंकि कभी कभी मार्केट आपको लगता है कि शायद नीचे जाएगी लेकिन थोड़ा सा जूस अभी भी बाकी होता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा अगर आपने थोड़ा सा सब्र कर लिया। और कुछ शेयर्स अगले सेशन में, अगले दिन, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन बाद भी अगर बेच दिए तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर थोड़ा नीचे भी आ जाए तो नेट तो आप पॉजिटिव ही होते हो, नफे में थोड़ा सा नुकसान तो हो जाएगा लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बेहतर ही रहेगी, और एंड पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप एक बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। तीसरी अच्छी स्ट्रेटेजी तो मैं नहीं कहूंगा बल्कि एक साइकोलॉजिकल मूव आप कह लें इसको, जो मैंने की और मुझे इसमें बहुत फायदा हुआ,
वो ये कि मैं ट्रेडिंग स्क्रीन को मैंने देखना बहुत ही अर्ली अपने जब शुरू में तो मैं देखता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ट्रेडिंग स्क्रीन देखने का कोई फायदा नहीं है। होता ये जब आप नई इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑब्वियसली आपके माइंड पे वही चल रही होती है, तो आप बार बार या तो लैपटॉप खोलोगे या पीसी खोलोगे या मोबाइल निकाल के उसमें आप ट्रेडिंग स्क्रीन खोल लोगे, या फिर प्राइस की जो स्क्रीन होती है स्टॉक एक्सचेंज की वो आप खोल लेते हो और प्राइस चेक करना शुरू कर देते हो क्या हो। हालांकि पता है कि 7.5% पे जो है आपका लॉक लग जाता है, फिर भी मैं बार बार देख रहा हूँ कि भाई क्या हो। इससे होता ये है कि यार देखें, आप पैनिक कर जाते हो कभी कभी, अगर मार्केट नीचे आ रही हो तो आप यार पता नहीं क्या हो रहा है, ये शायद लॉन्ग टर्म कोई नेगेटिविटी है, या आप प्रीमेच्योरली आप अपने शेयर बेच देते हो और अगले दिन फिर मार्केट ऊपर चढ़ जाती है। तो बेहतर है कि आप स्क्रीन को बार बार ना देखें, दिन में एक दफा टारगेट बना लें, या बल्कि मैं तो कहूंगा कि पहले एक दिन नहीं तो हर 2 दिन बाद चेक करें कि भाई क्या हो रहा है, प्राइस का लेवल क्या है, और अपने पोर्टफोलियो को रिकैलकुलेट कर लें। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज होगी तो पता तो आपको वैसे ही चल जाएगा। बार बार स्क्रीन देखने से ना आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे ना आपका लॉस बढ़ जाएगा। मार्केट तो अपनी जो डायरेक्शन है वो तो उसी में जाएगी। दूसरा ये कि स्टॉक इन्वेस्टिंग ऑब्वियसली आपकी मेन लाइन ऑफ इनकम नहीं होगी। आप हो सकता है आप प्रोफेशनल हो, वर्किंग जॉब कर रहे हो गई, या आप बिजनेस, आपका अपना कोई बिजनेस हो जाती, तो आपको वहां भी अपना माइंड अप्लाई करना होता है, उधर भी आपको बहुत सारे फैसले करने होते हैं। आप लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी में रहोगे अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, तो ना आप उधर परफॉर्म कर पाओगे और ये तो आपके हाथ में होगा भी नहीं, क्योंकि मार्केट तो अपने हिसाब से चलती रहेगी। और अगर आप पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव भी हो, आप बार बार स्क्रीन की तरफ देखते रहोगे तो आप अपना मेन काम ही भूल जाओगे। तो बेहतर है अपनी लाइफ में बैलेंस रखने के लिए, ताकि आप अपनी मेन ड्यूटी अच्छे तरीके से परफॉर्म करो, आप स्क्रीन की तरफ कम ही देखें। टाइम रख ले दिन में, जब क्लोज कर रही हो, जब क्लोज हो जाए मार्केट तो आपने एक दफा रेट कर ली और अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको वापस रिकैलकुलेट कर लिया कि भाई क्या पोर्टफोलियो की वैल्यू इस वक्त क्या है। इससे ज्यादा आपको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने मैंने कुछ जो आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की कुछ मिस्टेक्स या कुछ पॉजिटिव चीजें बताई हैं, इससे आपको फायदा हुआ होगा और आप अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसको मजीद रिफाइन करके और बेहतर कर सकते। ऑब्वियसली ऑलरेडी भी आप अच्छा काम कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रहे होंगे। अगर कोई चीज मिस हो गई हो और अगर मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपने वो पिक कर ली हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको इन्वेस्टिंग के बारे में मजीद एजुकेट करूं।